चलिए, कल हम लोग देख रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब जब सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो उसकी विलेयता को कौन कौन सा चीज़ प्रभावित करेगा। उसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी थी कि एक होता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर, कि अगर जैसे मान लो सबसे सीधा सॉलिड इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शरबत। सब चीज ओकरे से सोच लो, चूंकि चीनी सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इसका शरबत। अब यहाँ हम लोग देखे थे कल कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, उसको समझने से पहले कुछ चीजें, उसको बताने से पहले कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। कल भी बताए थे कि अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, ध्यान दो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, पानी में चीनी को डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन अब ध्यान से सोचिए, समझिए। कल भी बताया सॉल्यूट डाल दी, लेकिन कोई एक ऐसा समय आएगा कि जब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा। जैसे चीनी, हमेशा एक गिलास पानी लो और ओकरा में तुम 1 किलो चीनी नहीं घुला सकते हो। मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा समय आएगा जब वो चीनी घुलना बंद कर देगा, और वह जो स्टेट है, हम लोग बोले थे कल कि उस अवस्था को बोलते हैं कि वह जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड है, संतृप्त हो गया। तो जब विलयन संतृप्त हो गया है और जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला, गौर से सोचिए, जैसे ही वो विलयन संतृप्त हो गया, मतलब उसमें अब नहीं घुलेगा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा और उसमें सॉल्यूट डाला या चीनी डाला, तो वो चीनी नीचे में जाके बैठ जाएगा। मतलब वो जो सॉल्यूशन, वो जो शरबत था, आपको चीनी अब अलगे कर रहा है, कि जैसे ही डालिएगा वो चीनी को अपने में नहीं लेगा, अलग कर देगा। मतलब सॉल्यूशन में अब यदि आपने ज्यादा सॉल्यूट डाला तो ये सॉल्यूशन आपको सॉल्यूट दे देगा, मतलब अभी रिएक्शन पीछे की ओर बैकवर्ड जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला तो वो अब घुलाएगा नहीं, अब क्या हो जाएगा, वो फिर से सॉल्यूट दे देगा, चीनी आपको अलगे कर देगा। अलगे कर देगा मतलब बैठ जाएगा आपको तले। तो कहता है कि जब सॉल्यूशन आपको सॉल्यूट देने लगे, सॉल्यूट देने लगे, तो यह जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, बुझेलो कि नहीं। मतलब जब सॉलिड घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, वो प्रक्रिया डिसोल्यूशन, क्योंकि घुल रहा है। और जैसे ही जब कंडीशन संतृप्त पर पहुंच गया, मतलब जब विलयन संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, तो वो विलयन में और अधिक अब सॉल्यूट नहीं घुलेगा। और आपने जबरदस्ती अगर उसमें सॉल्यूट डाला तो वो सॉल्यूशन आपको सॉल्यूट अलगे कर देगा, अलगे कर देगा, मतलब वो नीचे में बैठ जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। अब कहिए कि जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाए, मतलब समझिए बात, कि जितना आप उसमें घुला रहे हैं उतने वो बाहर कर रहा है। मतलब समझिए इस बात को कि अब जो विलयन है, अब जो विलयन है अपने में अब अधिक नहीं घुला रहा, आप जितना डाल रहे हैं उतने अलगे कर दे रहा। मतलब जितना चीनी आपने डाला उतने चीनी नीचे में जाकर के बैठ गया। मतलब घुलने का जो स्पीड है या जो डिसोल्यूशन है वो बराबर हो गया क्रिस्टलाइजेशन के, क्योंकि जय ग्राम आपने चीनी डाला उतना ही अलग कर दिया। तो यह जो अवस्था है वो विलयन की कहलाता है साम्यावस्था, या उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था।
बुझाया कि नहीं? तो आइए मैं तीनों को परिभाषा लिखा देता हूं। आइए सबसे पहले लिख लीजिए डिसोल्यूशन का, स्टार्ट करिए। डिसोल्यूशन, घोलन, हिंदी हो जाएगा घोलन। घोलन, डिसोल्यूशन। आइए लिखिए। The process by which, या ऐसे लिख दो, that process due to which solute keep dissolving in solvent is called dissolution. Is called dissolution. हिंदी लिख लीजिए। ये लिख लीजिए, वैसा प्रोसेस, जो वैसी प्रक्रिया जिसके कारण विलायक में घुलता रहता है, उसे घोलन कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, इसी के घोलन के चलते, घोलन के कारण जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और वो घुलते जा रहा है, इसका मतलब है कि जो विलयन है वो विलयन की सांद्रता बढ़ रही है। क्योंकि सॉल्यूट डालिएगा, सांद्रता तो सॉल्यूट से ही नापा जाता है, तो अगर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगा तो सांद्रता भी बढ़ेगा। तो आप लिख लीजिए ड्यू टू डिसोल्यूशन concentration of solution increases. Concentration of solution increases. डिसोल्यूशन के कारण विलयन की सांद्रता बढ़ती है, तो डिसोल्यूशन के कारण विलयन की सांद्रता बढ़ती है। आइए अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण, तो परिभाषा लिखिए कि एट सैचुरेटेड कंडीशन
At saturated condition, if more solute is added, in the solvent, then solute particle collide with each other and separated out called crystallization. कहता कि संतृप्त स्थिति पर या संतृप्त अवस्था में यदि अधिक विलेय विलायक में जोड़ा जाता है तो जब अधिक विलेय हो जाएगा सॉल्वेंट में, तो जो चीनी का कण, जैसे चीनी ले ली तो चीनी का कण चीनी से टकराएगा, तो टकराने के बाद जब जैसे ही टकराता है तो वो अलगे हो जाता है, मतलब नीचे में जाकर उससे बैठा देगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे में जाकर के, मतलब सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, है ना। जिनका हिंदी लिखना हिंदी लिख लीजिए कि संतृप्त अवस्था में यदि और अधिक विलेय जोड़ा जाता है विलायक में, तो और अधिक विलेय विलायक में जोड़ा जाता है तो विलेय के कण एक दूसरे से टकराने लगते हैं और अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं और अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं और अलग हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो मतलब वही बात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट की मात्रा सेचुरेटेड से ज्यादा होने लगेगा तो वो अलग सेपरेट होने लगेगा, अलग होने लगेगा या नीचे में बैठने लगेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब अगला है कि जब, अब बात देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक बात और समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आप सॉल्यूट है, सॉल्यूट में वो जो सॉल्यूशन बना, सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डाल के कोई आपने विलयन बना लिया और वो जो विलयन है वो सेचुरेटेड कंडीशन पर है। सेचुरेटेड कंडीशन मतलब उसमें और अधिक अब सॉल्यूट नहीं जोड़ा जा सकता, और जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला, जितना सॉल्यूट डाला, चूंकि अब वो संतृप्त पर पहुंच गया है तो वो और अब नहीं घोलेगा, तो जैसे ही आपने जितना सॉल्यूट डाला उतने आपको क्रिस्टल बना देगा, अलग हो जाएगा। जितना डालिएगा, 5 ग्राम डालिएगा 5 ग्राम क्रिस्टल बना देगा, 10 ग्राम डालिएगा 10 ग्राम क्रिस्टल बना देगा। मतलब आप डाल रहे हैं, मतलब ये डालना डिसोल्यूशन और अलग होना क्रिस्टलाइजेशन। तो जिस अवस्था पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन अगर दोनों बराबर हो जाए, मतलब जितना डाले उतने अलग हो रहा है, तो वह जो कंडीशन कहलाता है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। कि यह जो रिएक्शन या प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो साम्यावस्था पर है।
क्योंकि जितना डाल रहे हैं उतना ही अलग हो रहा। और यह जो साइन है डबल एरो का, हाफ डबल एरो दोनों साइड का, ये होता है इक्विलिब्रियम का साइन कि जितना बन रहा है उतना ही पीछे आ रहा है। जितना स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही स्पीड से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है तो कहेंगे कि वह प्रक्रिया इक्विलिब्रियम पर है, साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर। तो आइए मैं आपको इक्विलिब्रियम का भी बता देता हूँ इस केस में। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि व्हेन डिसोल्यूशन एंड crystallization become same, then it is called equilibrium state of solution। कहता है कि जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जब समान हो जाता है तब इसे कहते हैं विलयन की साम्यावस्था, कि यह जो विलयन है वो साम्यावस्था पर है ना। तो हिंदी अगर लिखना है तो लिख लीजिए कि जब घोलन और क्रिस्टलीकरण समान हो जाता है तो इसे विलयन की साम्यावस्था कहा जाता है। साम्यावस्था, इसे विलयन की साम्यावस्था कहा जाता है। साम्यावस्था कहा जाता है। तो ये तो बेसिक देखे। अब देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर प्रभावित करता है उस रिएक्शन को। तो आइए हम बताते हैं अब कि कैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्यूट को ऐड होना, कितना ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है। ऐड होने का जो स्पीड है उसको बढ़ाएगा, उसमें ज्यादा और ऐड होगा कि नहीं होगा। तो कैसे प्रभावित करता है टेम्परेचर, आइए वो हम देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड को जब लिक्विड में डाल रहे हैं और उसमें अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग देख रहे हैं। पहला तो हम लोग देख लिए पहला प्रभाव की सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्वभाव पर कैसे निर्भर करता है, वो तो हमने बता दिया। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं टेम्परेचर पर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विलेयता उसकी घटेगा कि बढ़ेगा। तो आइए सबसे पहले उसको समझने से पहले एक दो चीजें और इसमें भी देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, और ये बनाया सॉल्यूशन। तो कहता है कि जब दो कंपोनेंट जुड़ता है
तो ये इसमें दो चीजें होती हैं, दोनों को जुड़ने से या तो ऊष्मा निकलेगी या तो ये ऊष्मा लेगा, दो ही चीज होता है। आप कोई अभिक्रिया ले लीजिए या कोई प्रोसेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में या तो जैसे ही डालिएगा तो कुछ ऊष्मा निकलेगा या तभी वो घुलेगा, या ऐसा होगा कि जब उसमें आप दीजिएगा ऊष्मा तभी वो उसमें घुलेगा या कोई अभिक्रिया होगी। तो इसमें दो चीजें होती हैं कि अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो यह हो सकता है कि यह एनर्जी जो हीट गर्मी वो रिलीज हो। गौर से समझिए, यहाँ हीट रिलीज हो, हीट रिलीज हो, या एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालिएगा तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो सॉल्यूशन बनेगा, या मतलब अभिक्रिया पूरी हो। अब बात ध्यान से सुनो कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से अगर एनर्जी निकल रहा है तो मान लीजिए कि इधर वाला का जो ऊष्मा था वो x था और इधर वाला का मान लेते हैं कि अब जो ऊष्मा बचा, हीट बचा, वो y बचा। अब ध्यान दो जरा, मैं एक चीज पूछने वाला हूं, तो बताइए तो कि इधर वाला का ऊष्मा जो था पहले x था और जैसे ही विलयन बना तो कुछ ऊष्मा निकल गया, हीट रिलीज का मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो गया, निकल गया, तो ये सॉल्यूशन बना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऊष्मा x ज्यादा कि इसका ऊष्मा y ज्यादा, कौन ज्यादा? x ज्यादा, क्योंकि ऊष्मा इसमें जितना था कुछ ऊष्मा निकल गया और उसके बाद बचा है। इसका मतलब इसका जो अंतर है जो डेल्टा एच है, अगर ये कम वाला में से अधिक वाला घटाइएगा, y में से x घटाइएगा तो ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अरे डेल्टा एच जानते हैं क्या होता है? यही डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऐसे बोला जाता है कि ऊष्मा का अंतर कितना है, अंतर दोनों का यहाँ निकाला जाए। डेल्टा का मतलब होता है अंतर, तो दोनों का अंतर अगर निकालिएगा तो चूंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो उसका अंतर अगर निकालिएगा तो क्या आएगा? या इसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा एच लेस देन 0, और नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो कहता है कि यदि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ऊष्मा उत्सर्जित होता है, वैसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रक्रिया। एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी, 10वां में सुनल हो ना, ऊष्मा क्षेपी मतलब वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वैसी प्रक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। तो ऊष्मा क्षेपी मतलब डेल्टा एच लेस देन 0। तो अब ऐसे नहीं बोलेगा, वो बचपन में बोलते थे ऊष्मा क्षेपी, अब जब आएगा आपको यहाँ 12th में तो बोलेगा सिर्फ ये डेल्टा एच लेस देन 0। तो जैसे ही डेल्टा एच लेस देन 0 बोलेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो अभिक्रिया है वो एक्सोथर्मिक। कैसी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। तो आप परिभाषा लिख लीजिए एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी। हाँ, लेकिन दैट प्रोसेस in which
in heat, heat is released, heat is released called exothermic reaction. Exothermic reaction called exothermic reaction. पहले परिभाषा लिख के लिखते हैं, चलो लिखिए नहीं होता कोई बात नहीं है। इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लिख लो। वैसी अभिक्रिया, वैसी प्रक्रिया, हिंदी लिख लो। वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 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 फटाक से जल्दी लिखिए, 2 मिनट में जल्दी लिखिए। है ना? अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं इंडोथर्मिक। फटाक से लिख लो ने, मतलब एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0। तो डेल्टा एच लेस देन 0 किसी प्रक्रिया का है, मतलब समझ लीजिए वो एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें ऊष्मा निकल रही है। अच्छा, एक कोई एग्जांपल जरा दीजिए तो, कोई ऐसा रिएक्शन बताइए, कोई ऐसी प्रक्रिया बताइए जिसमें ऊष्मा निकलता हो। फोटोसिंथेसिस तो लेता है ना एनर्जी, एब्जॉर्ब करता। अरे चूना पानी, घरे में पोते वाला चूना को डालते हो पानी में तो देखते हो कितना ऊष्मा निकलता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन H2O से कराइएगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा। है तो एग्जाम्पल भी लिख सको एक्सोथर्मिक का, एगो एग्जाम्पल लिख दीजिए। CaCO3 प्लस, मिटा दियो, मिटा दे। डेल्टा एच जब लेस देन 0 होगा तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा। आइए वो एग्जांपल दे देते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O gives calcium hydroxide प्लस CO2, या कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है बाद में इसी से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब करवाइएगा पानी से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बनेगा। हाँ जी, और हीट रिलीज होगा, यहाँ हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। दूसरा आप अपने से लिखिए इंडोथर्मिक का परिभाषा। इंडोथर्मिक में बस कुछ नहीं, जहां जहां रिलीज है वहां वहां एब्जॉर्ब कर दीजिए। तो फट से लिखिए इंडोथर्मिक का, लिख के बताइए। इंडोथर्मिक लिखिए तो इंडो है ना, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी।
उष्मा शोषित। है ना, सब लिखिए, जहां रिलीज्ड है वहां एब्जॉर्ब्ड खाली कर दीजिए। तो दैट प्रोसेस in which heat is absorbed called endothermic reaction. endothermic reaction है ना। तो हिंदी भी वैसे ही हो जाएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा आप लोग देख लीजिए। इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और इसमें जब सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन तभी बनेगा जब यहाँ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब। तो इस केस में क्या होगा बच्चा, ध्यान दीजिए जरा सा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए बच्चा ध्यान दो, अगर मान लीजिए इधर का हीट मैं x मान लूं और इधर सॉल्यूशन का मैं हीट y मान लूं, तो बताइए तो डेल्टा H क्या होगा, y माइनस x, और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जब हीट ले लिया, जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में बदल रहा है तो वो हीट लेने से बना, तो हीट लेने के बाद वो सॉल्यूशन में बना। अगर मतलब सॉल्यूशन हीट ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो सॉल्यूशन का उष्मा ज्यादा नहीं होगा इससे, तो उष्मा ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा H होता है डिफरेंस, अंतर, दोनों के एंथैल्पी का अंतर, तो इसमें डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। मतलब एंडोथर्मिक में डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा H मतलब कुछ नहीं जी, उष्मा का अंतर, बस इतना याद रखो ना कि उष्मा का अंतर पॉजिटिव होगा क्योंकि उधर वाला ज्यादा होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बुझे लोग। अब आइए, अब टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा, अब वो बताएंगे। अच्छा, आप जरा हमको बताइए कि अगर सॉल्यूट में सॉल्वेंट को डाल रहे हैं और आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो उसमें सॉल्यूट और ज्यादा ऐड होगा, ज्यादा और घुलेगा कि और घुलना बंद हो जाएगा, क्या होगा, और घुलेगा। मतलब मान लीजिए पानी में आप चीनी को घोल रहे हैं, ठीक है, चाहे आप चूना को पानी में डाल रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या और ज्यादा घुलने लगेगा कि कम घुलने लगेगा, हैं? मतलब नहीं पता है, मतलब नहीं पता है क्या होगा। तो आइए देखते हैं। घुलने का मतलब मैं सोल्युबिलिटी बता रहा हूँ, विलेयता बता रहा हूँ, नहीं घुलने का मतलब अगर ज्यादा घुलेगा तो कहेंगे कि सोल्युबिलिटी ज्यादा है, अगर कम घुलेगा तो कहेंगे सोल्युबिलिटी कम है। तो आइए मैं बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा विलेयता, नहीं, वो डिपेंड करता है कि वह जो अभिक्रिया कैसी है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, वो निर्भर करेगा उस पर
विलेयता निर्भर करेगा कि वो अभिक्रिया इंडो है कि एक्सो है। आइए जरा मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, जरा समझिए तो फट से, जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से देखिए। तो एक मैं अभिक्रिया ये लेता हूँ, आप देखिए ये ले रहा हूँ, देखिए ये केस में अब देखिए सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। और मान लीजिए कि यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 है, मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि इसमें ऊष्मा निकल रहा है, हीट रिलीज हो, हीट रिलीज। अब जरा बताओ, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? टेम्परेचर ऊपर मुँह मतलब बढ़ रहा, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसमें और सॉल्यूट ज्यादा घुलने लगेगा कि और घुलने का कम हो जाएगा? घुलना कम हो जाएगा कि घुलना बढ़ जाएगा? कम हो, अंदाजे। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए आप समझिए, ये जी ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में बन मिल रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, तो ऐड होने के बाद वो खुद ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा रिलीज नहीं हो रहा, मतलब खुद ऊष्मा वो दे रहा है, तो आपको देवे की जरूरत क्या है? वो जब खुदे दे रहा है तो आपको लेगा क्यों? अरे वो तो खुद ऊष्मा दे रहा है ना। और ये बताया जाता है लिचिटेरियल प्रिंसिपल के द्वारा, उन्होंने ही बताया था। तो कहता है कि अगर अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है तो उसमें ऊष्मा निकल रहा है, जब खुद ऊष्मा निकल रहा है वो तो और होने के बाद वो और ऊष्मा दे रहा, और अगर आप उसमें और ऊष्मा दीजिएगा तो वो तो और कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो अभी खुद दे ही रहा ऊष्मा, वो ले नहीं रहा, आपको जरूरत नहीं है उसको ऊष्मा लेने का आपसे, और जबरदस्ती आप दे रहे हैं तो आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं ना, ठेठ भाषा में समझिए, आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया और स्लो हो जाएगा कि अब फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कम घुलेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब वो उसमें और सॉल्यूट घुलना कम हो जाएगा। जैसे आप घरे में देखिए, पानी में चूना मिलाते हैं तो क्या होता है? पानी में चूना मिलाते हैं तो क्या होता है? हीट रिलीज होता है, और जरी उसको आप गर्म करो तो जरी देखो घुलने में कितना समय लगेगा। नहीं, इसमें कंसंट्रेशन का बात नहीं अभी करेंगे, कंसंट्रेशन तो तब बढ़ता है ना जब सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे, सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सॉल्यूट क्योंकि कंसंट्रेशन जितना भी टर्म हम लोगों ने पढ़ा, परसेंटेज W/W, सॉल्युबिलिटी, सॉरी मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, जितना भी पढ़ा हम लोग उसमें सभी निकालते थे, सॉल्यूट की मात्रा ही निकालते थे सब में, मतलब कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा ज़्यादातर आपको सॉल्यूट पर, सॉल्यूट जितना ज़्यादा डालिएगा कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर का कि कैसे प्रभावित करता है, तो अगर वो एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, मतलब वो घुलना और कम हो जाएगा, उसमें और कम घुलेगा, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। लेकिन अगर वो रिएक्शन इंडोथर्मिक हो, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, इंडोथर्मिक हो, है जी, इंडोथर्मिक मतलब समझ रहे हो? इंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, मतलब वो ऊष्मा को ले रहा है और आप भी उसमें दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब आप दे रहे हैं, तो वो तो लेने वाला है ही है,
तो वो ऊष्मा शोषित करने वाला है ये, और आप दे रहे हैं तो सोल्युबिलिटी तो बढ़ाइए न देगा, क्योंकि उसको जिसका जरूरत था आप वो काम करिए रहे हैं, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और आप उसमें ऊष्मा दे ही रहे हैं, तो उसमें सोल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर increases solubility increases। इसका मतलब है कि यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। बुझाया कि नहीं? अरे बोलो, अरे नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? छाप जल्दी से। तो ये टेम्परेचर का देखिए इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए, देखिए इफेक्ट हम बताने का तो हम इतना बता सकते थे, लेकिन हम एक क्लास पीछे लिए कि नहीं सब चीज पहले समझा देते। अब इक्सो इंडो मालूम नहीं रहता तो कहाँ से आप पकड़ पाए। और यह जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें सॉल्युबिलिटी घटेगा, और अगर वो रिएक्शन इंडोथर्मिक है मतलब ऊष्माशोषी है तो टेम्परेचर दीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। आइए अब तीसरा देखते हैं, जो प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा। ओए घड़ी समझ ले लो। अब इतना देर घूम रहे हैं, हमको काटे पड़ जाता है। ऑनलाइन देखेगा बैठा जितना देरी हमको काटे पड़ता है, इसलिए तो देरी होता है। सेट करना पड़ता है, जितना देरी हम नहीं बोलते उतना समय इसको गायब कर देंगे, इसको निकालने तब टाइमर लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर बुझा गया सबके? उधर बोलो। तो कई को इफेक्ट देखे? दो गो। पहला देखे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी, और दूसरा करेगा टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर पर कैसे करेगा वो आपको मैंने बता दिया कि अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी घटेगा, मतलब विलेयता घटेगा। विलेयता घटेगा मतलब सॉल्यूट को ऐड होने की मात्रा कम हो जाएगी। नहीं बुझाए? अरे सॉल्युबिलिटी किस पर निर्भर करता है कि कितना सॉल्यूट उसमें जुड़ रहा है, घुल रहा है। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर तीसरा और हमारा लास्ट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, ये किसका सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड, मतलब द्रव में ठोस डाल रहे हैं और उसको टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, प्रेशर कैसे प्रभावित करता है वो पढ़ रहे हैं। तो माइंड में ध्यान में रखना, नहीं कि ऐसे ही पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे मत सोचते रहना। तो आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब कहने का क्या मतलब है, जरा गौर से समझिए कि मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। बच्चा ध्यान से इधर देखो, ये लिक्विड सॉल्वेंट,
लिक्विड सॉल्यूट, और इसमें आप डाल रहे हैं सॉल्यूट, और वो है सॉलिड, और वो है सॉलिड, और ये है लिक्विड। डाल रहे हैं, जितना डालिएगा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। नहीं जी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि सॉल्यूट कितना घुल रहा है, मैक्सिमम मात्रा। मैंने परिभाषा पर बता ही दिया था सॉल्युबिलिटी में कि सॉल्यूट अधिकतम कितना घुल सकता है, इसमें वही सॉल्युबिलिटी है। तो अच्छा, अगर कहता है कि अगर इसका प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, दाब का प्रभाव, हिंदी इसका हो जाएगा दाब का प्रभाव, कि दाब डालेंगे इस पर तो क्या होगा, आओ ज्यादा सॉल्यूट घुलने लगेगा कि आओ कम हो जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जरा आपको बताओ तो कोई सोच करके बताइए कि यदि हम लिक्विड में कोई ठोस डाल रहे हैं और उस पर दबाव भी डाल रहे हैं ऊपर से, तो ये सॉलिड ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ज्यादा घुलेगा कम घुलेगा? ज्यादा घुलेगा। क्या होगा? कैसे ज्यादा घुलेगा सर? कैसे ज्यादा घुलेगा? तो हम पूछ रहे हैं ना, अभी मैंने कहाँ बताया है? ज्यादा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, मैं वो भी बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, उसमें चीनी डाला, तो ऊपर से जब दबाव डालिएगा तो कि चीनी ज्यादा घुलने लगेगा? नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होता है ना, कि जो चीनी चूंकि सॉलिड है, सॉलिड पर आप जब इस पे प्रेशर लगाओगे तो ये दबे नहीं करता है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड भी और लिक्विड भी, तो दबाव डालने से इसकी विलेयता पर, सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह अगर यहाँ गैस रहेगा तो प्रभाव पड़ेगा, गैस में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गैस दबता है। जैसे ही ज्यादा प्रेशर करिएगा पनिया में घुस जाएगा ज्यादा, बुझाया कि नहीं? लेकिन सॉलिड में वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? तो एक लाइन लिख लीजिए, इसमें और कुछ नहीं है, बस खाली लिख लीजिए। है ना? लिखिए फटाक से। कि प्रेशर does not affect the solubility of does not affect the solubility of solid in liquid because solid and liquid are almost incompressible. इसमें कोई दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का पड़ता है। अभी बता दिए कि एक्सो रहेगा तो घटेगा, इंडो रहेगा तो बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी। लेकिन यहाँ सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं, विलेयता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझा? नहीं तो हिंदी में ना तो लिख लीजिए, हिंदी जिनका इच्छा लिख लीजिए। द्रव में ठोस की विलेयता पर द्रव में ठोस की विलेयता पर
विलेयता पर दबाव 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 कोई प्रभाव सॉरी सॉरी फिर से बोलिए, क्या मैंने बोला? द्रव में ठोस की विलेयता पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 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 ठोस और द्रव क्योंकि ठोस और द्रव क्योंकि ठोस और द्रव लगभग लगभग दबावहीन होता है, लगभग दबावहीन इनकम्प्रेसिबल दबावहीन होता है, दबावहीन होता है। ये सॉलिड लिखा हुआ, थोड़ा सा पतला लिखा गया, फिर दिख नहीं रहा है वहाँ, देखा मिटा दें, लिख ले लो। अब तो हम लोग खत्म, सॉलिड इन लिक्विड खत्म। हम लोग इंट्रोडक्ट तो क्या क्या पढ़े? सॉलिड इन लिक्विड मतलब ठोस में जब द्रव को घुला रहे हैं तो क्या क्या पढ़े, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े कि कैसे घुलता है, नहीं घुलता। फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े कि ठोस द्रव में जब ठोस को डालेंगे तो उसे क्या क्या प्रभावित करेगा। तो पहला पढ़े कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्वभाव कैसा है, दूसरा पढ़े तापमान पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा तीनों। अब पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में। तो आइए पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दूसरा solubility of gas in liquid, गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid है ना, कि अब द्रव में कैसे कैसे गैस घुलेगा, क्या क्या उसको प्रभावित करेगा, वो हम लोग देखते हैं। दूसरा ये, और तीसरा है लिक्विड इन लिक्विड। उसके बाद हमारा खत्म है ना। उसके बाद पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म। तो आइए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं बच्चा कि सॉल्वेंट होगा आपका, जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। क्या होगा? लिक्विड। और ये जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? गैस होगा। सॉल्यूट क्या होगा जी? गैस होगा। तो बोलेंगे गैस इन लिक्विड, गैस द्रव में है। अच्छा कोई एग्जांपल दो तो कि लिक्विड में गैस का उदाहरण का विलेयता का वो जरिए सॉल्यूशन का वो एग्जांपल तो नहीं, वो किसका? पानी प्लस CO2, पानी प्लस या अपना पिए वाला पानी, क्योंकि अपना पिए वाला पानी में ऑक्सीजन घुलल रहता है, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन घुलल नहीं रहेगा तो जो जलीय जीव है, एक्वाटिक लाइफ है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो तो ऑक्सीजन सांस लेगा ना, तो पानी में है तभी तो लेता। एक मतलब कह सकते हैं कि पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है। अरे बोलो, नहीं समझ लो, नहीं समझ लो। चलिए तो लिख लीजिए एक लाइन, है ना, एक लाइन लिखिए। Many gases many gases dissolve in
dissolves in water बहुत सारे गैस है जो पानी में घुलता है या कोई लिक्विड। एज फॉर एग्जाम्पल जरा ले लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल कौन कौन? O2 dissolves, O2 dissolves in water, O2 dissolves in water। O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वो पानी में घुला हुआ है। O2 dissolves मतलब घुलता है, इन मतलब में, वाटर मतलब पानी, पानी में घुलता है, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत कम, सम एक्सटेंट बहुत कम घुलता है जी। और मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, अगर कोई बता दे, अगर देखते हैं कितना पढ़ल लिखल है कोई, बताओ पानी में कितना घुलल रहता है ऑक्सीजन, बताओ इसकी सांद्रता बताइए। 0.0 नहीं, मैंने बता दिया है फिर भी नहीं आप लोग याद। कितना पानी में घुला होता है ऑक्सीजन? नहीं, एकदम बोतल है यार, तुम लोग बोतल से भी गया गुजरा। ppm 5.8 ppm। अरे जब पार्ट पर मिलियन पढ़ा रहे थे तो नहीं बताए थे कि 1 लीटर 1030 ग्राम में 6 गुने 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन रहता है घुला हुआ। एक को याद ही नहीं रखता। 5.8 ppm रहता है ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ, मतलब बहुत कम रहता है। लेकिन अगर आप HCl ले लीजिए, HCl ले लीजिए, HCl dissolves in water, HCl dissolves in water, dissolves in water, लेकिन लार्ज एक्सटेंट में, लार्ज एक्सटेंट में बहुत ज्यादा घुलता है। तो सर ऐसे काहे हो रहा है? वो कम घुलता है, ये ज्यादा घुलता है। एकर मतलब है कि गैस की विलेयता द्रव में उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसको भी प्रभावित करेगा कि सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड इन लिक्विड को प्रभावित करने वाले फिर से 3 कारक कौन कौन? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको भी प्रभावित करेगा, सभी को, लिक्विड इन लिक्विड को भी ये तीनों प्रभावित करेगा। मैंने बता दिया कि 3 ही कारक है जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। एक है नेचर, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर, है ना। तो आइए फैक्टर अफेक्टिंग लिखो ना जी, लिख ले HCl dissolves in water, मतलब समझ गए ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में घुलता है लार्ज एक्सटेंट, मतलब अधिक मात्रा में। हिंदी जिनका होता तो लिख लेते या, कहा कि हिंदी हम हर बार बोलते हैं, ऐसा बात की नहीं। लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। और पहला है, आप जानते ही हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
इसको कैसे प्रभावित करेगा वो भी देखेंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर। प्रेशर, तीसरा है प्रेशर। और यही कारक जो प्रेशर कैसे प्रभावित करता है उसी में पढ़ेंगे हम लोग। वो उसको बताया था हेनरी ने, और उसके लॉ को कहेंगे हेनरी लॉ। इसी में पढ़ेंगे हम लोग हेनरी लॉ कि प्रेशर कैसे प्रभावित करता है गैस को, है ना। वो हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ के द्वारा, हेनरी लॉ के द्वारा। और बोलो, नहीं समझा? अरे नहीं समझा तो आइए पहला पढ़ते हैं नेचर ऑफ, हेडिंग दे दीजिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मिटा दें, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला हम लोग उसको विस्तार से पढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कैसे मतलब विलेय और विलायक का प्रवृत्ति कैसा है, वो भी विलेयता को प्रभावित करेगा। लेकिन अब जो हम विलेयता पढ़ रहे हैं, एकदम माइंड को फ्रेश रखो। पानी में नॉट, द्रव में गैस वाला को कैसे प्रभावित करता वो पढ़ेंगे। मतलब यहाँ सॉल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। और कैसे प्रभावित होगा, सेम जैसे सॉलिड वाला को, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, समान समान को घोलेगा। अगर पोलर है लिक्विड तो पोलर गैस को ज्यादा घोलेगा, अगर नॉन पोलर है लिक्विड तो नॉन पोलर वाला गैस को ज्यादा घोलेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो एक लाइन लिखा, ओकर बाद कल है ना, एक लाइन लिख लो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid, in liquid, in liquid also follow, also follows like dissolve like principle, also follow like dissolve like dissolves like, like dissolves like principle, like dissolves like principle, like dissolves like principle। हिंदी लिख लो, उसके बाद हम बाकी कल देखेंगे, है ना।